हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में आने वाले कुछ बेसिक डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में काफ़ी सरलता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी हेडिंग है आवेश घनत्व। चार्ज डेंसिटी। बच्चों, ये चार्ज डेंसिटी क्या होता है? हम सब जानते हैं कि जो आवेश होते हैं वो किसी न किसी पदार्थ में संचित होते हैं, यानी कि हम किसी पदार्थ को आवेशित जब करते हैं तो उस पदार्थ में या तो धनावेश होता है या तो ऋणावेश होता है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी चालक के एकांक आकार में जितनी आवेश की मात्रा संचित होती है, या यूँ कह लीजिए कि जितनी आवेश होती है, उसे हम उस चालक का आवेश घनत्व कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन में आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि किसी चालक के एकांक आकार में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही उस चालक का आवेश घनत्व कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके आप लोग लिख सकते हैं, चालकों के आकार के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो चालक के आकार के आधार पर चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। जो सबसे पहली हेडिंग हमारी इसकी रहेगी वो रेखीय आवेश घनत्व रहेगी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों, इसको रेखीय अथवा दैर्ध्य आवेश घनत्व भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, दैर्ध्य के नाम से भी ये कभी कभी जो है लिखा मिलता है। इसकी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि देखिए, क्योंकि ये आवेश घनत्व का एक पार्ट है तो इसको हम लोग कुछ आवेश घनत्व से मिलते जुलते ही शब्दों में परिभाषित करेंगे। जैसे किसी चालक के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, माना यदि किसी स्मॉल l लंबाई के चालक में स्मॉल q आवेश संचित हो या उपस्थित हो तो उस चालक का रेखीय आवेश घनत्व, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, लैम्डा इज इक्वल स्मॉल q अपॉन स्मॉल l, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, आप जरा सा बताएंगे। आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका जो मात्रक आएगा रेखीय आवेश घनत्व का वो आएगा कूलम पर मीटर। और इसके पीवी सूत्र की बात करें, हम लोग पीवी सूत्र की बात करें तो कूलम जो होता है, कूलम का पीवी सूत्र होता है AT और अपॉन में लंबाई है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे L। तो ये मिला करके हो जाएगा L-1, ये ऊपर जाएगा AT। ठीक है बच्चों, अगला जो हमारा पार्ट है वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, या इसको पृष्ठ आवेश घनत्व भी कह सकते हैं।
सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए हम समझ चुके हैं कि ये किसी सरफेस की बात किया जा रहा है। सरफेस यानी जहाँ पृष्ठ हो, पृष्ठ का मतलब एरिया। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित या संचित आवेश की मात्रा को उस चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। लिख लीजिएगा, इसे स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं आप लोग। माना यदि किसी कैपिटल ए क्षेत्रफल वाले चालक में स्मॉल क्यू आवेश हो तो उस चालक का पृष्ठीय आवेश घनत्व नीचे करके लिख लीजिएगा आप लोग, स्मॉल सिग्मा बराबर स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल ए। देखिए एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल से ही हम उसको डिवाइड कर देंगे तो ये एकांक का मतलब आ जाएगा। इसका जो मात्रक होगा वो आप लोग देख सकते हैं, उसी की तरह कूलाम प्रति जैसे मीटर था तो यहाँ कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और इसके बीमी सूत्र की बात करें तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे L यहाँ 1 था तो ऊपर गया है -1 हुआ है, यहाँ L2 है, मीटर स्क्वायर है मतलब L2 है यहाँ पर, तो ये ही ऊपर चला जाएगा L-2 और बाकी ऊपर में कूलम का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो ऐसे ही रहेगा 80। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जो तीसरा पार्ट हमारा है वो है आयतन आवेश घनत्व। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों जिस तरह से हम लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित किया है, परिभाषित किया है, उसी तरह से हम अपने आयतन आवेश घनत्व को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके लिए हम परिभाषा लिखेंगे, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को उस चालक का आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है। रो जो आप लोग क्लास 11th में पढ़े थे डेंसिटी के लिए, वही यहाँ पर जो है सिंबल यूज किया जाता है, रो। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं। माना यदि किसी कैपिटल V आयतन वाले चालक में स्मॉल q आवेश उपस्थित हो तब उस चालक का आयतन आवेश घनत्व नीचे लिख लीजिएगा, रो बराबर स्मॉल q अपॉन कैपिटल V। एकांक आयतन में संचित या उपस्थित आवेश की मात्रा। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम पर, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, तो यहाँ हम लिखेंगे मीटर क्यूब। और इसके डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो ये ऊपर जाएगा तो ये L-3 हो जाएगा, बाकी कूलम का 80। ठीक है बच्चों, चालकों के आधार पर हम इसे 3 भागों में जो बांटे थे वो इनकी डिफिनीशन के साथ में फार्मूला है। इससे रिलेटेड कभी कभी 1 नंबर के क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। आप लोग इनको अच्छे से समझें और ये हमारे आगे आने वाले डेरिवेशंस में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं, इसलिए इनको अच्छे से लर्न भी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम लोगों की जो अगली हेडिंग है वो है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। सबसे पहली बात तो क्या हम ये जानते हैं कि एरिया एक अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है?
जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि क्षेत्रफल के पास लंबाई और चौड़ाई होता है, यानी कि उसके पास कुल मिलाकर के दो विमाएँ ही होती हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है एक अदिश राशि होती है, जबकि ऐसा नहीं है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्षेत्रफल के साथ सदैव उसकी दिशा उससे संलग्न होती है, उसके साथ एसोसिएट होती है। वो कहाँ होती है, वो कैसी होती है, इसी बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल सदिश कैसे हुआ। तो चलिए इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास किसी भी एक छोटे से हम किसी पृष्ठ की बात कर रहे हैं, इस पृष्ठ की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक बहुत ही छोटा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा। तो चलिए उस क्षेत्रफल को मान लेते हैं कि उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए होगा। कुछ भी, ये अगर आपका रेक्टेंगुलर हुआ तो इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई होगी इसका क्षेत्रफल। अगर ये कोई वृत्त हुआ तो इसका पाई आर स्क्वायर होगा। अगर ये कोई गोला हुआ तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यानी किसी भी तरह से भी हो, इसका एरिया कुछ न कुछ है। तो उस एरिया के किसी छोटे सेगमेंट की बात कर रहे हैं, छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, उसके साथ उसकी दिशा हमेशा संलग्न किस तरह से होती है। आइए इसको देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये कोई छोटा एरिया है, ये कोई छोटा एरिया है, उसके साथ जो इसकी दिशा है वो सदैव इसके परपेंडिकुलर होती है। अगर मैं अपने इस हाथ के इस पाम की बात करूं तो इस पाम का जो भी एरिया होगा वो तो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, वो उसका परिमाण हुआ, लेकिन उसकी दिशा किधर की ओर होगी? उसकी दिशा आपकी साइड में होगी, यानी स्क्रीन से बाहर की ओर। ठीक है, स्क्रीन से बाहर की ओर। और इसके साथ ही साथ इसकी दिशा पीछे की साइड में भी है। तो हम लोगों को क्षेत्रफल सदिश जब भी पढ़ना होगा, कोई ना कोई एक ही दिशा हम लोगों को लेनी होगी, दोनों दिशा नहीं ले सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी दिशा परपेंडिकुलर इधर की ओर होगी, जो सदैव उसके क्षेत्रफल के साथ में सटी हुई होती है, लगी हुई होती है। तो इसको हम ए कैप बता देते हैं। ए कैप हमारी दिशा बता रही है और ए जो है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रहा है। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है बच्चों, इसकी डिफिनीशन आप लोग पहले लिख लीजिए, फिर हम इसके फार्मूले को बताते हैं। किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के अभिलंबवत वेक्टर को उसका क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। इसे ए वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए ए वेक्टर बराबर हम लिखेंगे परिमाण और दिशा। देखिए क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या हुआ, इसके पास परिमाण भी होगा, इसके पास दिशा भी होगी। तो परिमाण तो इसका हम जानते हैं कि ए होगा, ये ए इसका परिमाण है, और दिशा इसकी क्या है, ए कैप है। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, यानी कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ए कैप इंटू ए कैप इंटू ए, यही है इसका जो है एरिया वेक्टर। नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट, अगली हेडिंग हमारी जो रहेगी वो है घन कोण। सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, इसको समझने से पूर्व हम लोग पहले वृत्त के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसे हम किसी समतल में निरूपित कर सकते हैं, यानी कि प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके पास त्रिज्या होती है, इसके पास त्रिज्या होती है, और अगर हम इसमें किसी छोटे अर्क की बात करें, किसी चाप की बात करें, छोटे से चाप की बात करें, तो वो चाप उस वृत्त के केंद्र पर एक कोण आंतरित करता है, जिसे हम लोग थीटा से जानते हैं, जिसे हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मान हम लोगों को निकालने के लिए पता है कि एंगल बराबर आर्क
डिवाइडेड बाई रेडियस, डिवाइडेड बाई रेडियस। तो देखिए बच्चों, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हम लोगों को जो कोण मिलता है वो वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण मिलता है, जिसे हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। यहाँ बनने वाला जो कोण है उसे हम समतलीय कोण कहते हैं, यानी कि एंगल ऑफ प्लेन। इसका मात्रक रेडियन होता है, याद रखिएगा। और आप लोग वैसे भी अगर मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा कि इस कोण का मात्रक रेडियन होता है। कोई इसे अंश भी बोल देता है, तो आप जान लीजिए कोण का मात्रक रेडियन ही होता है। हम अपने फिजिक्स में इसको रेडियन से ही पढ़ते हैं। ये हमारे पूरक मात्रक के अंतर्गत आते हैं। दो पूरक मात्रक भी होते हैं, हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था इसे। चलिए, वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण देखिए वृत्त के अर्क द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? वृत्त के अर्क के द्वारा बनाया गया है। लेकिन अगर हम यही कोई गोला ले लें, जैसे बॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, जिसके पास सरफेस होता है, चारों तरफ सरफेस होता है, तो उस सरफेस के छोटे से एरिया सेगमेंट के, छोटा सा अगर कोई हम कहीं एरिया अगर मान लें, तो उस एरिया के द्वारा उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा? ऐसे कोनिक बन रहा होगा, कोन टाइप का बन रहा होगा। तो उस पृष्ठ के द्वारा, उस गोले के पृष्ठ के द्वारा या सूक्ष्म पृष्ठ के द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया गया या बनाया गया कोण घनकोण कहलाता है। यही है हमारे घनकोण की परिभाषा। इसको आप लोग लिख सकते हैं, किसी गोले के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के द्वारा केंद्र पर आंतरित किया गया कोण घनकोण कहलाता है, सॉलिड एंगल कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। एक चित्र में हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये कैसा दिखता है या कैसे बनता है। तो हम यहाँ गोले के लिए हम आपको 3 डायमेंशन फिगर तो नहीं बता सकते हैं, यहाँ पर आपको 2 डायमेंशनल फिगर ही देखना होगा। लेकिन ये मान लीजिए कि ये गोला है, गोला में 3 डायमेंशन होता है, यानी इसके पास लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और साथ ही साथ ऊंचाई भी होगी। तो इसके केंद्र पर किसी पृष्ठ के द्वारा, चलिए मान लेते हैं छोटा सा कोई खंड क्षेत्रफल हमारे पास है, ये कोई छोटा सा एरिया है। किसी फुटबॉल के ऊपर एक हम मान लेते हैं कि एक उंगली रख दिए हैं, तो उंगली का जो क्षेत्रफल है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। और वो पृष्ठ जितना एंगल बना रहा होगा सेंटर पर, जितना एंगल वो बना रहा होगा, चलिए मान लेते हैं कि ये इतना एंगल बना रहा है, तो इतना एंगल जो बन रहा है, इस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं घनकोण। और इस घनकोण को हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये फिगर बना लेंगे और साथ ही साथ हम लोग इसमें नीचे लिख लेंगे कि माना किसी गोले के सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल, सूक्ष्म खंड क्षेत्रफल डी ए कैसा? सूक्ष्म की बात किया है मैंने, इसलिए स्मॉल डी ए, जहाँ ए एरिया है और डी बताया जा रहा है कि वो सूक्ष्म है। किसी सूक्ष्म खंड अवयव क्षेत्रफल डी ए के द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण, केंद्र पर आंतरिक घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर्ड, रेडियस का स्क्वायर्ड। देखिए यहाँ पर रेडियस होता है, अगर एंगल बात कर रहे हैं हम, किसी प्लेन एंगल की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अर्क अपॉन रेडियस होता है। ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए इसमें रेडियस केवल लिया जा रहा है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, इसलिए यहाँ पर आर स्क्वायर लिया जा रहा है, यानी रेडियस का स्क्वायर। और ये छोटे से खंड क्षेत्रफल से बना हुआ कोण है, छोटे खंड क्षेत्रफल से बना हुआ कोण है, इसलिए हम लोग इसको डी ओमेगा से प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर ये पूरे छोटे छोटे खंड, इसमें जितने भी छोटे छोटे खंड हैं उन सबको मिला दिया जाए, सभी संपूर्ण, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कि पूरा गोले का पृष्ठ मिला करके केंद्र पर कितना कोण आंतरित करता है, तो हम लोग इसको कहेंगे कि वो बहुत बड़ा कोण होगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे, गोले के नीचे लिख लीजिएगा, गोले के
संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर बना कोण या आंतरिक कोण वो बहुत बड़ा होगा। देखिए छोटा सा एरिया था तो छोटा सा कोण बना होगा। अगर हम पूरे की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ा बनेगा कोण, तो वो कोण बहुत बड़ा कितना बनेगा, ओमेगा बनेगा। तो ओमेगा बराबर हम क्या लिखेंगे, जहां हम छोटे छोटे डीए की बात की, ऐसे छोटे छोटे डीए जितने भी उसके पास छोटे छोटे डीए होंगे उन सबको अगर हम मिला दें तो उस गोले का वो संपूर्ण पृष्ठ बनेगा। और संपूर्ण पृष्ठ का हम फार्मूला जानते हैं 4πr², जहां r उस गोले की त्रिज्या होती है और अपॉन में यहाँ r² ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो ये भी उसी गोले की त्रिज्या है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा ओमेगा बराबर 4π। तो इससे हम कह सकते हैं कि किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा या संपूर्ण पृष्ठ के कारण गोले की केंद्र पर बनने वाला कोण 4π होता है, जहां पाई का मान 180 अंश होता है। अगर आप इसे अंश में कन्वर्ट करना चाहें तो 180 में आप 4 का गुणा करा लीजिए, तो ये हो जाएगा 720 अंश, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर 720 अंश अथवा 4π कोण बनता है। इसे हम घन कोण कहते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स की। सबसे पहले हम लोग फ्लक्स देखेंगे और उस फ्लक्स की सहायता से हम लोग गॉसियन पृष्ठ के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ गॉस की प्रमेय हम अप्लाई करेंगे। तो इन सबको जानने से पहले हमको फ्लक्स जानना होगा कि ये फ्लक्स क्या होता है, ये दिखता कैसा है या होता क्या चीज़ है, या कहाँ पाया जाता है, इसका क्या यूज़ है, इसको हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा वैद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये गुण होता है वैद्युत बल रेखाओं का। आप सिंपल एकदम सेंटेंस में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं का गुण वैद्युत फ्लक्स होता है। तो वैद्युत फ्लक्स किस तरह का गुण होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, बाद में हम लोग इसकी डिफिनीशन बनाएंगे। तो चलिए, वैद्युत बल रेखाओं के गुण की बात की गई है, तो हम लोगों को वैद्युत बल रेखा कैसे मिलेगा, जब हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होगा। चलिए, पॉइंट चार्ज हमारे पास है, कोई बिंदु आवेश है। चलिए, इस बिंदु आवेश को मान लेते हैं कि ये +q बिंदु आवेश है। तो इस बिंदु आवेश से बल रेखाएं निकल रही होंगी, बल रेखाएं निकलती हैं। आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया था कि यहाँ से प्लस वाले से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस वाले में वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, प्रवेश करती हैं। तो ये बल रेखाएं कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगी और ये जैसे जैसे दूर होंगी वैसे वैसे ये गैप बनाती हुई चली जाएंगी। तो आप देखिए, किसी आवेश से, किसी बिंदु आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं उस आवेश के निकट में बहुत प्रबल होती हैं। बहुत प्रबल क्यों होती हैं? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं। साथ ही साथ ये जैसे जैसे दूर जाती हैं वैसे वैसे ये इनके बीच की गैपिंग जो है बढ़ती चली जाती है, फैलती हुई चली जाती हैं। तो इससे आगे चल करके इनका जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो प्रबल न हो करके बहुत दुर्बल हो जाता है, बहुत वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर किसी पृष्ठ को रख दें, जैसे मान लीजिए, चलिए हम यहाँ पर कोई एक पृष्ठ हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये पृष्ठ हम रख रहे हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि उस पृष्ठ में से कुछ फील्ड लाइंस हो करके निकल रही हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मेरे मान लीजिए कि ये भी जा रही है 5। तो कुल 5
फील्ड लाइंस उसमें से होकर के गुजर रही हैं। और अगर हम इसी शीट को, इसी पृष्ठ को अगर शिफ्ट करा करके कहीं दूर ले जाएं, मान लीजिए यहाँ पर ले आए, या हम चार्ज को कहीं शिफ्ट करा करके दूर ले जाएं, तो ये कुछ ऐसी दिखेंगी। उतनी ही बड़ी अगर शीट को हम यहाँ पर रख दें तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि यहाँ पर ये जो है 2 ही फील्ड लाइन इसमें से होकर के गुजर रही हैं। तो देखिए वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस फील्ड के साथ में उस एरिया पर डिपेंड करता है, यानी वो एरिया आपका जो आपने शीट लिया है जिसमें से हो करके वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, वो एरिया क्या है, साथ ही साथ उतने एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। किसी सरफेस से होकर के गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, या यूँ कह लीजिए वैद्युत बल रेखाओं की माप को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे फाई से प्रदर्शित किया जा सकता है, और इसका मान वैद्युत बल क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणन के बराबर होता है। तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट टी ए वेक्टर। देखिए ये दोनों सदिश हैं, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन कराने पर हमें प्राप्त हो रही है जो नई राशि, उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स का परिमाण निकालने के लिए ये सूत्र होता है। आप लोग इसमें कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ई वेक्टर को आप ई और डी ए वेक्टर को आप डी ए लिख करके कॉस थीटा लगा देंगे, अर्थात ई वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ई है और डी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो डी ए है। तो साथ ही में इसमें कॉस थीटा है, जहाँ थीटा यहाँ आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा, जहाँ थीटा वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। यह थीटा इनके और इनके बीच का, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इस सरफेस के एरिया वेक्टर के बीच का कोण होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ 2 स्थितियां लेते हैं। ये मानते हैं कि हमारे पास कोई फील्ड लाइंस इस तरह की थी और हमारा सरफेस कुछ इस तरह से रखा हुआ है, उसके पैरेलल इस तरह से रखा हुआ है कि मानो कि इधर से कोई फील्ड लाइंस हमारे साइड में आ रही है और हमने यहाँ पर कोई काल्पनिक पृष्ठ रख दिया है। कोई काल्पनिक पृष्ठ हमने मान लिया है, क्योंकि ये कोई पृष्ठ नहीं होता है, ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। इस काल्पनिक पृष्ठ को ही हम लोग गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ याद रखिएगा बच्चों, ये कोई पृष्ठ नहीं होता है, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र होती है। यानी कि हम कल्पना करते हैं कि यहाँ पर एक पृष्ठ है और वो पृष्ठ कैसा है, रेक्टेंगुलर है या स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है या शीट है या किसी भी तरह का हम एक मान सकते हैं। यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर मान सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये हमने यहाँ पर काल्पनिक पृष्ठ जो रखा है उसमें से हो करके कुछ फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं, उसका एरिया वेक्टर तो इधर ही है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिए इधर ही है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है। तो अगर इस केस में हम बात करें, इन केस फर्स्ट इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का कोण 0 अंश है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल अगर हैं तो उनके बीच कोण 0 होगा। 0 होने पर जो फ्लक्स आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, E इंटू डी ए इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, मतलब कोस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आप लोगों को पता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो 1 यहाँ पे लिखेंगे नहीं, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सिंस कॉस 0 अंश बराबर 1। तो ये हमारा प्राप्त हुआ फ्लक्स।
अब देखिए, अगर हम लोगों को फ्लक्स पता होगा तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि ये जो गॉस का प्रमेय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें भी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। जैसे पिछले चैप्टर में हम किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त कर रहे थे, तो यहाँ भी हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र ही प्राप्त करना है। इसके आगे वाले चैप्टर में भी हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र ही प्राप्त करना है। ये कुल मिलाकर के जो चैप्टर है, अलग अलग तरीके से आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र निकालना सिखा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग फ्लक्स की सहायता से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। यही हम लोगों का गॉस की प्रमेय होगा। साथ ही साथ आप लोग इसमें एक और केस देख लीजिए बच्चों, केस सेकंड देख लीजिए। केस सेकंड में कह रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे हो सकता है? देखिए बच्चों, अगर फील्ड लाइंस इधर से इधर की ओर आ रही है तो उसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, और अगर हम अपने काल्पनिक पृष्ठ को इस तरह से रखें, काल्पनिक पृष्ठ को इस तरह से रखें, तो उसका एरिया वेक्टर तो इधर की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। तो इधर और इधर के बीच कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री के कोण में देखिए बच्चों, आप लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल ई इंटू डी ए इंटू कॉस। कॉस का 0 डिग्री नहीं रखते, यहाँ 90 डिग्री रखेंगे। तो फाई ई बराबर आपका आएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। तो टोटल फ्लक्स जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। यानी इस सिचुएशन में कोई फ्लक्स आपको नहीं मिलने वाला है। भले ही वहाँ पे आपका गॉसियन पृष्ठ है, भले ही आपने काल्पनिक पृष्ठ माना है, भले ही आपके पास बहुत ही अच्छा खासा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो ऐसी सिचुएशन में फ्लक्स 0 माना जाता है। इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, गॉसियन पृष्ठ के बारे में और फ्लक्स के बारे में हम लोग और भी बातें करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।